नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शुरू होंगी बिना बैग की क्लास, छात्रों को क्या होगा। जी, राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्र अब बिना बैग के भी स्कूलों में पढ़ाई करने जाते दिखेंगे। स्कूलों में छात्र आनंदमय और तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बीते 24 जुलाई को जॉयफुल लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग लर्निंग टूल्स को मुख्य विषय में लागू करने की मंजूरी दी है। इससे छात्रों में भाषाओं, सामाजिक विज्ञान और गणित विषयों में जिज्ञासा व उत्साह की प्रवृत्ति पैदा की जाएगी। सिनेमा हॉल को लाइसेंस देने का अधिकार दिल्ली पुलिस से लिया गया वापस। जानिए अब एलजी ने किसे सौंपी ये जिम्मेदारी। ये दिल्ली में लाइसेंसिंग व्यवस्था को उदार बनाने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़े कदम की शुरुआत हुई है। मैं दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सिनेमा हॉल थिएटर को लाइसेंस देने का अधिकार दिल्ली पुलिस से वापस ले लिया है। अब दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया गया है। गाड़ियों की उम्र नहीं, प्रदूषण के आधार पर लगे बैन, दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में गुहार। दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर लगी पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पूरी तरह लगे बैन को चुनौती दी है। यह मामला 28 जुलाई को चीफ जस्टिस भूषण आर गवई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच से सुन सकती है। मैं दिल्ली सरकार ने कोर्ट से 29 अक्टूबर 2018 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के फैसले को सही ठहराया गया था। मैं दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक ऐसी नीति की जरूरत है मैं जो गाड़ियों की उम्र के बजाय उनकी असल उत्सर्जन यानी कि एमिशन की मात्रा को परखे। सरकार ने मांग की है कि गाड़ियों की फिटनेस वैज्ञानिक तरीकों से जांची जाए, न कि सिर्फ उसकी उम्र के आधार पर पाबंदी लगाई जाए। इसके लिए सरकार ने केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से एक व्यापक अध्ययन करने की अपील की है ताकि यह पता लगे कि उम्र आधारित पाबंदी और उत्सर्जन आधारित नियमों से कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए ज्यादा फायदेमंद है। दिल्ली में अब ऐसा बाजार होगा जो रात 10 बजे खुलेगा, सुबह तक चलेगा। कहां बनेंगी ये मार्केट और क्या मिलेगा। दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए एनडीएमसी अब अपने इलाके में रात में बाजार यानी नाइट मार्केट खोलने जा रहे हैं। ये नाइट मार्केट रात 10 बजे से शुरू होगी और सुबह तक चलेगी। इस बाजार को बनाने के पीछे दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना है ताकि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ सके। इंदौर की तर्ज पर 56 दुकानों वाली नाइट मार्केट को विकसित करने की योजना है। फिलहाल एनडीएमसी कैनॉट प्लेस और लोधी रोड को संभावित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। यहां सर्वे करके पता किया जा रहा है कि कौन सी जगह पर बनाया जाए ताकि पर्यटकों के लिए सुरक्षा और बेहतर माहौल मिल पाए। यह बाजार रात को 10 बजे से सुबह तक चलेगा। मैं दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए बनेगा बाजार। हरिद्वार, वृंदावन, ऋषिकेश 17 रूट पर वोल्वो इलेक्ट्रिक बसों से तीर्थ यात्रा कराने की तैयारी में दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है। मैं जल्द ही दिल्ली से हरिद्वार, वृंदावन और ऋषिकेश जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए वोल्वो और इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की 17 अंतर्राज्यीय धार्मिक रूटों पर भी बसें चलाने पर विचार कर रही है। योजना के पहले चरण में दिल्ली सरकार हरिद्वार के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की सक्रिय रूप से योजना बना रही है। इसके बाद मथुरा, वृंदावन और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी वोल्वो बसें चलाने पर विचार किया जा रहा है। शराब कारोबार में भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन, नया नियम लागू, कागजी चालान की जरूरत खत्म। दिल्ली सरकार ने शराब की कारोबार में भुगतान को आसान और तेज करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब शराब की दुकानों और थोक विक्रेताओं को ऑनलाइन चालान के जरिए ही पैसा मिलेगा। सरकार ने पुराने कागजी चालान की जरूरत को खत्म कर दिया है। यह कदम कारोबार को सुगम और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उठाया गया है। बता दें कि दिल्ली के आबकारी विभाग ने शराब के थोक विक्रेताओं को समय पर पैसा न मिलने की समस्या को हल करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। पहले दुकानों पर शराब की डिलीवरी का सबूत देने के लिए कागजी चालान पर हस्ताक्षर करवाने पड़ते थे, जिससे उत्पाद शुल्क से संबंधित भुगतान में देरी होती थी। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए 24 जुलाई को सर्कुलर जारी किया गया। अब शराब की दुकानें और होटल, रेस्टोरेंट स्टॉक मिलने के बाद ऑनलाइन चालान बनेंगे। यह चालान सिस्टम खुद तैयार करेगा और थोक विक्रेताओं को भी उपलब्ध होगा।
एम्स के वृद्धजन केंद्र में अब 60 की उम्र के बाद मिलेगा इलाज। अभी तक 65 पार करने पर मिलती थी सुविधा। एम्स के राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र यानी कि एनसीए में बुजुर्ग 60 साल की उम्र के बाद इलाज करवा सकेंगे। अभी तक इसमें इलाज करवाने की उम्र 65 साल थी। उम्र में 5 साल की राहत देने के बाद बड़ी संख्या में बुजुर्गों को आसानी से इलाज की सुविधा मिल सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्गों में एक उम्र के बाद समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन समस्याओं को देखते हुए एम्स में विशेष सुविधा विकसित की गई है। इसमें एक छत के नीचे बुजुर्ग को हर विभाग की सुविधाएं मिल जाती है। में जोरियाट्रिक मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, मनोचिकित्सा सहित कई विभागों की ओपीडी शामिल है। दिल्ली वालों हो जाओ फिर तैयार, आज से होगी बारिश। जाने 6 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल। जब मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। इस दौरान आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रात से मौसम करवट ले सकता है और बारिश का दौर एक बार फिर शुरू होने की संभावना है। आने वाला सप्ताह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सुहाना रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में रविवार से बारिश का दौर शुरू होगा जो 1 अगस्त तक जारी रहेगा। छतरपुर इलाके में एक फार्म हाउस के सेफ्टी टैंक से बरामद हुआ शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फार्म हाउस के अंदर से पुलिस को शव बरामद हुआ है। वह पुलिस के मुताबिक शनिवार को मामले की जानकारी मिली थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वह पुलिस को फार्म हाउस के अंदर से एक सेफ्टी टैंक से शव बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में हत्या लग रही है, जिसके बाद संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है। वह पुलिस के मुताबिक मरने वाले शख्स की पहचान सीताराम के रूप में हुई है। गाजियाबाद तक पहुंचेगी नोएडा मेट्रो। DMRC ने GDA से मांगी मंजूरी। ब्लू लाइन का होगा विस्तार। जाने पूरी खबर। गाजियाबाद में रहने वाले लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में वो ब्लू लाइन मेट्रो से सीधे गाजियाबाद तक जा पाएंगे। दरअसल ब्लू लाइन मेट्रो का होगा विस्तार और नोएडा गाजियाबाद नए कॉरिडोर से जुड़ेंगे। ब्लू लाइन के विस्तार के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सैद्धांतिक मंजूरी मांगी है। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 62 से साहिबाबाद और मोहन नगर से वैशाली की योजनाएं 2020 से निर्माणाधीन है। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर परिसर में भगदड़, 6 लोगों की मौत, 29 घायल। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ की घटना सामने आई है। घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं मनसा देवी मंदिर में करंट लगने की अफवाह से भगदड़ मची। वहीं घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा कि हरिद्वार मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय पुलिस तथा अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। 2025 एशिया कप का शेड्यूल जारी। इस दिन होगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। 28 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इस साल सितंबर में खेला जाएगा। इसकी घोषणा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शनिवार को की। टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि 2025 के एशिया कप के शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। इसके मुताबिक टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा। वहीं इसका खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी T20 विश्व कप को देखते हुए एशिया कप का यह टूर्नामेंट T20 प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। एशिया कप का प्रारूप आमतौर पर ICC के अगले वैश्विक टूर्नामेंट के मुताबिक होता है। DTC अनुबंधित कर्मचारियों के लिए जल्द बदल जाएंगे कई नियम। तैयार हो रही व्यापक सुधार योजना। दिल्ली परिवहन निगम में काम करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों के लिए आने वाले महीनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से इन कर्मचारियों की पुरानी व अहम मांगों पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया गया है। DTC के MD प्रिंस धवन ने DTC कर्मचारी एकता यूनियन के पदाधिकारियों को संकेत दिए। अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में व्याप्त असमानताओं और सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए एक चरणबद्ध योजना तैयार की जा रही है।
दिल्ली के 15 जिलों में एक साथ साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम, नागरिकों से की गई सतर्क रहने की अपील। जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस के द्वारा शनिवार को दिल्ली के प्रसिद्ध कमल मंदिर सभागार में साइबर अवेयरनेस से प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों से जागरूक करना था। मैं दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एडिशनल सीपी संजय त्यागी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों को साइबर अपराधों की विभिन्न तकनीकों जैसे फिशिंग कॉल, फेक लिंकिंग, ओटीपी फ्रॉड आदि से बचाव के उपाय बताए। मैं दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोग को बताया कि कैसे छोटी छोटी लापरवाही से लोग बड़ी बड़ी ठगी का शिकार बन सकते हैं। मैं साथ ही जनता को सतर्क रहने, अनजान लिंक पर क्लिक न करने और कोई भी बैंकिंग जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई। इस पहल का मकसद साइबर अपराधों को रोकना और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। मैं कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सवाल भी पूछे। मासूम जिंदगियों को निगल रही सरकारी स्कूलों की खस्ता हाल बिल्डिंग, आप नेता ने मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला। राजस्थान में शनिवार को भी स्कूल की छत का एक हिस्सा गिर जाने पर आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर हमला बोला था। यह हमला रविवार यानी कि 27 जुलाई को भी जारी रहा। रविवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सरकारी स्कूल की छत का मलबा गिरने का मुद्दा उठाया। हालांकि उन्होंने इसे स्कूल की छत गिरना बताया। दिल्ली से कार चोरी कर दूसरे राज्यों में बेचने वाली गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। पूर्वी जिले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें संगम बिहार निवासी अशरफ सुल्तान और छत्तीसगढ़ बिलासपुर निवासी इरशाद उर्फ बाबा शामिल हैं। इसके कब्जे से चोरी की गई 5 कारें, देसी पिस्टल, कारतूस, कारों की नकली चाबियां और फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है। पुलिस का दावा है कि बरामद की गई कारों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित अशरफ हाल में जेल से बाहर आया है और उस पर पूर्व में 16 मामले हैं। दूसरा आरोपित इरशाद का बिलासपुर में सर्विस स्टेशन है और वह चोरी के वाहनों को खरीद कर बेचता है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, जल्द मिलेगी जाम से राहत, मुन्नक नहर पर बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र स्थित पीतमपुरा के विभिन्न ब्लॉकों में जन उपयोगी परियोजनाओं का उद्घाटन और विकास के कामों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र से निकलने वाली मुन्नक नहर के ऊपर जल्द ही एलिवेटेड कॉरिडोर बनना शुरू हो जाएगा, जिसके पूरा होने के बाद लोगों को भी ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही मुन्नक नहर के किनारे रिवर फ्रंट भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के टीपी ब्लॉक, बीपी ब्लॉक, एलपी ब्लॉक और एचडी ब्लॉक में नई सीवर लाइन के निर्माण के काम का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 60 लाख रुपए है। इसके साथ ही एसपी 1 से एसपी 65 तक 11 लाख रुपए के बजट से तैयार की गई नई सड़क का उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 91 लाख रुपए की लागत से एसपी टीपी की अन्य गलियों के टेंडर भी प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि यह सभी काम एक सुनियोजित तरीके से हो रहे हैं ताकि लोगों को अस्थायी समाधान मिले। एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शर्तों में छूट के लिए तैयार नहीं दिल्ली सरकार, जाने किन वकीलों को मिलेगा इसका लाभ। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के बारे में अपना रुख रखा। बीजेपी की रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में फिलहाल पिछली सरकार ने की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति पर ही काम करेगी। इसका मतलब है कि उक्त योजना का लाभ केवल दिल्ली का वोटर ID रखने वाले वकीलों तक ही सीमित रहेगा। दिल्ली सरकार के कोर्ट में दिए गए बयान के मुताबिक NCR में रहने वाले वकीलों को संबंधित योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो दिल्ली बार काउंसिल द्वारा रजिस्टर्ड वकील हो और यहाँ की अदालतों में प्रैक्टिस करते हो। दिल्ली सरकार की ओर से यह सफाई जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच के सामने दी गई, जो उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें उक्त योजना का दायरा बढ़ाते हुए उसमें NCR में रहने वाले दिल्ली के वकीलों को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया। दिल्ली में बंद होगी टैंकर से पानी की सप्लाई, जाने क्यों उठाया जा रहा है ये कदम। दिल्ली वालों को अगले साल मार्च अप्रैल से टैंकरों से पानी नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने अब सड़कों से वाटर टैंकर रोल को हटाने का फैसला किया है। इस संबंध में जल बोर्ड CEO ने सभी चीफ इंजीनियरों और सुपरिटेंडेंट इंजीनियरों की मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा कि टैंकरों से पानी सप्लाई के बजाय लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से ही वाटर सप्लाई किया जाए। जल बोर्ड का दावा है कि 93% कॉलोनियों में पाइपलाइन के माध्यम से ही वाटर सप्लाई किया जाता है। ऐसे में बाकी 7% कॉलोनियों में पाइपलाइन से पानी सप्लाई करने में अधिक खर्च भी नहीं आएगा।
सीएनजी स्टेशन के खिलाफ सड़क पर उतरे गुरुग्राम की सोसाइटी के लोग, जाने क्या है पूरा मामला। जब गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर 53 स्थित पार्श्वनाथ एक्जोटिका सोसाइटी के बाहर प्रस्तावित सीएनजी स्टेशन का विरोध तेज हो गया। इसके विरोध रविवार को सोसाइटी RWA के बैनर तले सोसाइटी के निवासियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बुजुर्गों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि पार्श्वनाथ एक्जोटिका सोसाइटी के बाहर लगे हरे भरे पेड़ों को काटकर यहां सीएनजी स्टेशन का निर्माण करने की योजना है। खिड़की दोला टोल प्लाजा को हटाने का काम शुरू। जब गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित खिड़की दोला टोल प्लाजा को हटाने की वर्षों पुरानी मांग अब जल्द ही पूरी होने वाली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पंचगांव में नया टोल प्लाजा बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। अगले 3 से 4 महीने में नए टोल प्लाजा के निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना पर 18 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे हजारों वाहन चालकों को जाम और टोल से राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में विरोध के बीच बड़ा बुलडोजर एक्शन, 4 घंटे में तोड़ डाला पूरा बाजार। जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हरित क्षेत्र में 5 साल से चल रहे अवैध बाजार पर शनिवार को प्राधिकरण की टीम ने विरोध के बीच बुलडोजर चलाया। वह 4 घंटे तक चली कार्रवाई में करीब 24 दुकानें ध्वस्त कर दी। हरित क्षेत्र की 1 लाख वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क पर सेक्टर 2 और 3 के पास हरित क्षेत्र में अतिक्रमण कर कुछ लोगों ने मार्केट बना लिया। यह हरित क्षेत्र पतवाड़ी गांव के खसरा संख्या 663, 668, 670, 725, 729, 730, 739, 740 और 741 आदि की जमीन पर स्थित है। दिल्ली में 146 नए रूटों पर चलेंगी देवी बसें। डीटीसी यहां से शुरू करेगी चलाने की प्रक्रिया। यह दिल्ली सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 9 मीटर लंबी देवी बसों को 146 नए रूट पर चलाने की योजना बनाई है। यह पायलट प्रोजेक्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना बिहार इलाके से शुरू होगा। वर्तमान में दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर यानी कि देवी बसों का संचालन डीटीसी की 12 मीटर वाली सामान्य बसों वाले मार्गों पर हो रहा है, लेकिन देवी बसों में उम्मीद के मुताबिक यात्रियों की संख्या कम है, इसलिए अब इन बसों को छोटे मार्गों पर चलाने की योजना है। बता दें कि डीटीसी ने 9 मीटर छोटी बसों को सड़कों पर लाने का मकसद बेहतर लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना था। में अंदरूनी सड़कों कॉलोनी से होकर यह बसें दूसरे सार्वजनिक परिवहन साधनों जैसे डीटीसी के लंबे मार्गों वाली बसों, मेट्रो, नमो भारत के स्टेशनों से कनेक्ट कर सके। मगर देवी बसों का संचालन मार्ग तय नहीं होने के कारण 12 मीटर सामान्य बस वाले मार्गों पर किया जा रहा था। इंदिरा कॉलोनी के 6000 परिवारों को राहत। हाईकोर्ट ने डिमोलिशन पर लगाई रोक। आतिशी क्या बोली। जो उत्तर पश्चिम दिल्ली की इंदिरा कॉलोनी के 6000 से अधिक निवासियों को फिलहाल राहत मिल गई है। शनिवार को प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और साफ निर्देश दिया है कि 31 जुलाई तक किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आदेश इंदिरा कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की उस याचिका पर आया जिसमें 4 जुलाई को नॉर्दर्न रेलवे द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती दी गई थी। रेलवे ने इस कॉलोनी को अवैध कब्जा करार देते हुए वहां से हटने का फरमान जारी किया था। हाईकोर्ट ने माना कि मामला गंभीर और अधिक गहन जांच योग्य है। मिसाइल मैन को सलाम। सीएम रेखा गुप्ता ने डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि। जानिए उनके जीवन की खास बातें। जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश का हर नागरिक चाहे वो आम हो या खास अपने लोकप्रिय राष्ट्रपति को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। इस मौके पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को शत शत नमन किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए उन्हें मिसाइल मैन के रूप में याद किया और कहा कि उन्होंने भारत की सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और राष्ट्रपति के रूप में जन जन के दिलों में जन नेता बनकर बसे। सीएम ने कहा कि डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन उत्कृष्टता, सादगी और संवेदनशीलता का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने विज्ञान को राष्ट्रीय निर्माण का माध्यम बनाया और जीवन भर युवाओं को स्वप्न देखने, सोचने और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।